दोस्तों, आपने टिंडर का नाम तो सुना ही होगा। ये एक डेटिंग ऐप है, लेकिन कुछ लोग यहाँ अलग तरीके से भी काम करते हैं। राजस्थान की रहने वाली प्रिया सेठ ने भी कुछ ऐसा ही किया और इंटरनेट के इस्तेमाल से इनके पास इतने पैसे आ गए थे कि वो 80,000 के जूते और लाखों की कीमत के कपड़े पहनती थी। लेकिन जब प्रिया के काले कारनामों से पर्दा उठा तो हर कोई चौंक गया। प्रिया के जुल्म की दास्तान सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आखिर प्रिया ऐसा क्या करती थी लोगों के साथ, और दुष्यंत मर्डर केस से प्रिया का क्या रिश्ता था, और प्रिया सेठ के काले कारनामों से पर्दा कैसे उठा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो उसके लिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा लीजिए। दोस्तों, प्रिया का जन्म राजस्थान के एक छोटे से शहर में हुआ था। बचपन से ही प्रिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और इसीलिए उसने अपने 10th भी 90+ मार्क्स से उत्तीर्ण की थी, और इसीलिए उसके परिवार वालों ने प्रिया को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी के लिए जयपुर भेज दिया। और जयपुर के ही एक कॉलेज में प्रिया ने आर्ट्स की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिया। कॉलेज के साथ यहाँ कोचिंग भी करने लगी। छोटे शहर और शहर के मुकाबले में जयपुर काफ़ी बड़ा था। यहाँ की चमक धमक देखकर प्रिया को समझ में आया कि असली दुनिया तो यहाँ शहर में है, और प्रिया उस चकाचौंध की दुनिया में इतनी तेज़ी से समाहित होने लगी कि उसे वो सब कुछ हासिल करना था जो कि एक रईस लोग के पास होता है, और वो जल्द से जल्द बहुत सारे पैसे कमाना चाहती थी। लेकिन महीने के खर्चे के लिए सिर्फ उसे 20,000 रुपये मिलते थे, और जो ख्वाब प्रिया देख रही थी उसके सामने 20,000 रुपये तो कुछ भी नहीं थे। और इसीलिए उसने पढ़ाई के साथ साथ जॉब की न्यूज़ में उसने शुरू किया। जब उसने जॉब के सिलसिले में जब विज्ञापन देखा और उस नंबर में प्रिया ने कांटेक्ट किया तो पता चला कि ये एक ऐसी एजेंसी का नंबर था जो लड़कियों का धंधा किया करता था। कॉलेज की खूबसूरत लड़कियों को लेकर काफ़ी पैसे मिलते। उसको सामने से ऑफ़र आता है और पैसों का ऑफ़र इतना ज़्यादा होता है कि प्रिया उस काम के लिए मना नहीं कर पाती है और उसी कंपनी के लिए काम करने लगती है। कई मासूम लड़कियों को बहला फुसलाकर जिस्म फरोशी के धंधे में लाने के लिए उसे ढेर सारे पैसे मिलते थे। अब वो फैसला करती है इस धंधे में उतरने के लिए, और उसके साथ साथ वो सिगरेट शराब सभी का नशा भी करने लगती है, और साथ ही अपने दूसरी कंपनियों के लिए भी काम करने का पूरा प्रयास उसको समझ में आ जाता है। उसके बाद वो 2014 में एक वेबसाइट लॉन्च करती है। फिर प्रिया ने अपनी वेबसाइट लोगों को लड़कियां लेबल कराने के लिए ही लॉन्च नहीं की थी, बल्कि उसने ये साइट लोगों को ठगने के लिए बनाई थी। इस वेबसाइट के जरिए ग्राहक कॉल करता था और ऐसी कुछ सेटिंग थी कि वो एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए उस व्यक्ति को लड़कियों की फ़ोटो भेजती थी, और जब ग्राहक किसी लड़की को पसंद कर लेता तो उससे पैसों की बात करती। लड़की की कीमत 25 से 30,000 लगाती थी एक दिन के लिए, और जब सब कुछ फाइनल होने पर वो उसको मिलने के लिए बुलाती थी। अमूमन ज़्यादातर लोग उसे खुद ही पसंद करते थे क्योंकि प्रिया देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और उसके बाद प्रिया सब कुछ फाइनल करने के बाद उनको मिलने बुलाती थी। वो खुद मिलने जाती और उनसे सारे पैसे एडवांस में ले लेती और कहती कि मैं ये पैसे अपनी कार में रख कर आ रही हूँ, उसके बाद तुम्हारी कार में चलूँगी। और इसी बहाने प्रिया वहाँ से निकलकर अपनी कार से रफू चक्कर हो जाती, और इधर जो क्लाइंट होता वो बस इंतज़ार में अपना हाथ मलता रह जाता। और इसी तरह करते करते देखते ही देखते प्रिया बहुत ही कम समय में सैकड़ों लोगों को ठग लेती है और काफ़ी पैसे जमा कर लेती है, और इसके शौक़ भी काफ़ी महंगे हो गए थे। अमूमन 40 से 50,000 वाले कीमती जूते और उसके कपड़ों की कीमत तो लाखों में होती थी, और उसके महीने का खर्चा 2 से 3 लाख रुपए होता था। लेकिन शर्म के मारे वो जब ये सब उसके क्लाइंट को पता चलता था, लेकिन वो बेचारे शर्म के मारे किसी से शिकायत नहीं कर पाते थे। मगर 2014 में एक ऐसे ही व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी और प्रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर कुछ ही दिनों बाद प्रिया फिर बाहर आ गई और फिर से इसी धंधे में शामिल हो गई।
इसी तरह 2014 में एक बार फिर एटीएम से पैसे निकालने गई और फिर गैस कटर की मदद से उसने पैसे रखने वाली जगह को काटना शुरू किया। हालांकि वो वहाँ पर पकड़ी गई और इसके बाद भी वो कुछ दिनों तक जेल में रही और उसके बाद वो वापस जेल से बाहर आ गई। इसके साथ वो अपना जो ट्रिगर है इंटरनेट के जरिए ठगी का उसको रास्ता मिल जाता है। 2015 में काफ़ी लोकप्रियता बटोरी थी इसने। इस वेबसाइट में मौज मस्ती के लिए लोग अपने पार्टनर की तलाश में टिंडर ऐप का सहारा लेने लगे थे। इसी तरीके से प्रिया अपने कुछ लोगों को, पैसे वाले लोगों को अपने जाल में फंसा लेती। कुछ दिन बातें करती, मुलाकातों का दौर शुरू हो जाता और जब वो किसी से मिलती तो उसके साथ कुछ अश्लील तस्वीरें भी खिंचवा लेती और फिर उन तस्वीरों के जरिए प्रिया सामने वाले को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती थी और लाखों रुपए कमाती। एक दो मामले को अगर छोड़ दे तो किसी ने भी प्रिया के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी, क्योंकि प्रिया इतनी शातिर थी कि वो सिर्फ 35 से 45 साल की उम्र वाले ही लोगों को अपना शिकार बनाती थी, जो कि शादीशुदा भी होते थे और पैसे वाले लोग भी। और अब ऐसे लोग ब्लैकमेल के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती। फिर बात आती है 2018 में। उसके बाद प्रिया एक इंसान के साथ लिव इन में रहने लगती है और प्रिया ने उससे काफ़ी सारी पैसे भी ठगे, क्योंकि वो इंसान एक बैंक मैनेजर था। कुछ महीनों तक खूब मौज मस्ती की और सामने वाला इंसान तो इसे प्यार ही समझ रहा था, मगर प्रिया के लिए वो बैंक मैनेजर एक शिकार से ज़्यादा कुछ नहीं था। कुछ महीनों तक एक अच्छी लड़की बनकर प्यार का नाटक करने के बाद प्रिया अपने रंग पर आई और उसने अपने लिव इन पार्टनर को ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसने अपने पार्टनर को धमकी देना शुरू की कि तुमने मेरे साथ कई बार फिजिकल रिलेशन बनाए हैं और अगर तुमने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम पर रेप का केस कर दूंगी। लेकिन इस बार किस्मत ने प्रिया का साथ नहीं दिया, क्योंकि प्रिया के पार्टनर ने शुरू में ही इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी और पुलिस वालों को पूरी कहानी सुनाई। इधर यहाँ पर पहले से ही मामले दर्ज हो चुके थे प्रिया के खिलाफ, इसलिए पुलिस ने इस मामले को सीरियसली लेते हुए जांच शुरू कर दी और आखिरकार पुलिस ने इतने सबूत जुटा लिए जिससे ये साबित हो जाए कि प्रिया उस व्यक्ति के साथ अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में थी और अब ब्लैकमेल करके 10 लाख रुपए ऐंठने के चक्कर में है। सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने प्रिया को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले में प्रिया 2018 की शुरुआत में लगभग 1 महीने तक जेल में रही और उसके बाद बेल पे फिर बाहर आ गई। जेल से बाहर आने के बाद उसने एक बार फिर से टेंडर पर अपने एक शिकार को नियुक्त किया। उस युवक ने उसको अविवाहित बताया कि युवक ने बताया कि वो दिल्ली में रहता है और उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और वो करोड़ों का मालिक है। इतना सब कुछ जानने के बाद प्रिया को तो बस यही सब चाहिए था। उन दोनों में प्यार की बातें होने लगी। वो घंटों घंटों तक बात करने लगे और इन दोनों में कई बार राजस्थान के एक होटल में मुलाकात भी हुई। इसी बीच 2018 में फरवरी के महीने में टेंडर पर ही एक मुलाकात होती है 21 साल के नाम के लड़के से। मुंबई के एक परिवार से था और वो खुद ही पेशे से मॉडल था और सभी को अपने जाल में फंसा लेती है और वो लड़का इतना पागल हो जाता है कि वो अपना सारा काम धंधा छोड़कर प्रिया से मिलने के लिए राजस्थान आ जाता है। अब उसने जो भी बताया था सभी नाटक थे और उसने सामने वाले को ठगने के लिए प्यार का नाटक किया था, लेकिन ये पहली बार था जब प्रिया खुद दिशांत के प्यार में पड़ गई थी। दोनों लिव इन में रहने लग गए थे। जब साथ रहते हुए कुछ समय गुजर गया तो पता चला कि मुंबई के परिवार से तो ज़रूर आता था, लेकिन उसको 25 लाख का कर्जा हो गया था, क्योंकि उसने अपना एक बिजनेस में पैसे लगाया था और वहाँ से उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और जब इसकी जानकारी वो प्रिया को देता है तो प्रिया कहती है कि वो सब कुछ सही कर देगी। प्रिया ने बताया कि कुछ ही महीने पहले उसकी मुलाकात एक कोहली नाम के बंदे से हुई है, जो अमीर बिजनेसमैन, करोड़ों का मालिक है। उसे मैं अपने प्यार में फंसाऊंगी और फिर उसे ब्लैकमेल करके ढेर सारे पैसे ऐंठ लेंगे। इस पे वो और उसका फ्रेंड सब राजी हो जाते हैं। अब उससे मिलने के लिए बुलाया जाता है। अब वो जिसको करोड़पति समझकर प्रिया ने मिलने बुलाया था, जिसका नाम दुष्यंत शर्मा था, वो जयपुर में ही रहता था
और दुष्यंत शर्मा एक प्राइवेट कंपनी में बतौर मैनेजर काम करता था। दुष्यंत शर्मा की 3 साल पहले शादी हुई थी और उसका एक 1.5 साल का बेटा भी था, मगर प्रिया सेठ के सामने वो खुद को अविवाहित करोड़पति बिजनेसमैन बताता था। और इस तरह 2 मई 2018 को शाम के समय दुष्यंत शर्मा जयपुर के शिवपुरी स्थित अपने घर से पूरी तरीके से तैयार होने के बाद पिता की अल्टो कार लेकर बाहर निकलता है। घर वालों ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो बोलता है कि मैं किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ और कुछ घंटों बाद वापस आ जाऊँगा। अब जब काफ़ी देर हो जाती है, शाम तक दुष्यंत वापस नहीं आता है, तो उसके पिता उसके मोबाइल पर फ़ोन लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से फ़ोन काट दिया जाता है। कुछ समय घर वाले और इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब 10 बजे तक फिर कोई कॉल नहीं आता और ना दुष्यंत घर आता है, तब उसके पिता फिर उसको कॉल करते हैं और इस पर वो कॉल उठाकर कहता है अपनी पत्नी से कि एक कंपनी के ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया है और मामला बहुत बड़ा है, इसलिए जुर्माने के तौर पर 8-10 लाख रुपए पुलिस वाले मांग रहे हैं और ऐसे में मुझे आने में देर हो जाएगी क्योंकि ये पूरा मामला सुलझाने में समय लगेगा। घर वालों ने सोचा कि ठीक है, कुछ समय बाद आ जाएगा, लेकिन घर वालों की इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म नहीं होती और ऐसा करके सुबह हो जाती है। और इसी दौरान रात में परिवार वालों और रिश्तेदारों ने अपने स्तर से दुष्यंत को खोजने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। साथ ही रास्ते में पड़ने वाले पुलिस थाने में भी दुष्यंत के घर वालों ने एक फॉर्मेलिटी कर दी, वहाँ पे जानकारी दे दी थी, लेकिन फिर भी कोई अता पता नहीं था। 3 मई 2018 को अचानक ही उसके पिता के फ़ोन पर कॉल किया जाता है और वो सामने से बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सके अपने बेटे के अकाउंट में 10 लाख रुपए भेज दीजिए और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं इसे मार दूंगी। दूसरी तरफ से उसके पिताजी कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं अभी, लेकिन हाँ 1 घंटे में मैं 3 लाख रुपए ज़रूर दे दूंगा, प्लीज़ इसे छोड़ दो। लेकिन दूसरी तरफ से लड़की ने कहा बस 20 मिनट, इससे ज़्यादा समय मैं तुम्हें नहीं दूंगी, और फ़ोन काट दिया। इसके बाद दुष्यंत के पिता पैसों के जुगाड़ में लग जाते हैं। वो बैंक जाते हैं जहां उन्होंने अपने जीवन भर के 3 लाख की कोई सेविंग कर रखी थी। उन्होंने अपने अकाउंट से अपने बेटे दुष्यंत के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करके पिता ने व्हाट्सएप के जरिए अपने बेटे के नंबर पर वो पर्ची भी भेज दी। और उसके बाद जब उनके पिता रामेश्वर शर्मा ने अपने बेटे के नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से फ़ोन काट दिया गया। अब दुष्यंत के पिता पुलिस के पास गए और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने कॉल की पूरी बात भी पुलिस को बताई। उसके बाद पुलिस जांच में लग गई, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा और ये 3 मई 2018 का दिन भी खत्म हो गया। इधर अनहोनी की आशंकाओं के बीच उनकी पत्नी, माँ और पिता का रो रो कर बुरा हाल था। आखिर वही हुआ जिसका डर था। उसकी अगली रात को राजस्थान के झोटवाड़ा पुलिस स्टेशन से रामेश्वर के पास पुलिस ने बताया कि आप तुरंत हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपको एक लाश की पहचान करनी है। परिवार वाले हॉस्पिटल पहुंचे ही थे। उसका चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ गया था कि पहचानना भी मुश्किल था। लाश को कई टुकड़ों में काटा गया था, साथ ही देखकर हर किसी की रूह कूप जाए। लाश का चेहरा भले ही बिगाड़ दिया गया हो, मगर दुष्यंत के पिता ने अपने बेटे की लाश को उसके पास से बरामद की गई चीज़ों को देखकर और बेटे के शरीर पर मौजूद कुछ निशानों को देखकर पहचान लिया था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर दुष्यंत की हत्या किसने और क्यों की। पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने में लग गई और पुलिस ने उन सभी नंबरों को ट्रेस करना शुरू किया जिससे पिछले कुछ दिनों में दुष्यंत की बात हुई थी। अब दुष्यंत के नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली गई तो पता चला कि एक नंबर ऐसा है जिस पर पिछले कुछ दिनों से लगातार दुष्यंत बात कर रहा था और उसके नंबर की तथा जिस नंबर पर दुष्यंत बात कर रहा था, दोनों नंबर की लोकेशन दुष्यंत के मोबाइल की स्विच ऑफ होने तक एक ही जगह थी। लेकिन वहां पर जब पुलिस गई तो वहां पर कोई नहीं मिला। पुलिस को यहाँ से इतनी जानकारी जरूर मिली कि यहाँ पर एक लड़की और लड़का रहते थे। 19 मई को अब प्रिया और ठीक शांति के बारे में पता चल चुका था और पुलिस जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार भी करना चाहती थी। अब ऐसी जगह ढूंढना मुश्किल हो गया था, लेकिन पुलिस को लंबे समय तक और पुलिस के जाल में फंसे प्रचार की वजह से जल्द ही प्रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ साथ पुलिस ने अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया और इन दोनों को अपने
इन दोनों को जेल में बंद कर दिया। और जब प्रिया के साथ पुलिस ने सख्ती की तो प्रिया ने अपने सारे गुनाह कबूल किए और दुष्यंत के मारने का गुनाह भी उसने स्वीकार किया।